नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के बेहद अहम मुकाबले की, जो होना है भारत और जिम्बाब्वे के बीच। अब से आधे घंटे के बाद यह मुकाबला होगा और अब से कुछ ही क्षणों में होने वाला है इस मुकाबले का टॉस। जैसे ही टॉस होगा आप तक पहुंचाएंगे इस टॉस के बाद किस टीम ने क्या फैसला लिया है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला है। सुपर 8 में भारत अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार चुका है। अब से थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज की टीम को हरा दिया है और अब निगाहें हैं भारत और जिम्बाब्वे के मुकाबले पर। भारत के सुपर 8 में अभी दो मुकाबले बचे हैं। पहला मुकाबला भारत साउथ अफ्रीका से हार चुका है, दूसरा जिम्बाब्वे से आज, और इसके बाद होगा मुकाबला वेस्ट इंडीज से। अगर सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो दोनों मुकाबले जीतने होंगे। राहत की बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है, जिससे साउथ अफ्रीका इस पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। अब भारत को सिर्फ दोनों मुकाबले जीतने हैं, कम से कम नेट रन रेट की चिंता किए बिना। सिर्फ इन दो मुकाबलों को अगर भारत जीत लेता है, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के मुकाबले को, तो भारत भी सेमीफाइनल पहुंच सकता है। चर्चा के लिए पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी भेराराम जी हमारे साथ हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट अंकित पाठक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भेराराम जी, आज के मुकाबले पर सबकी निगाहें हैं। सबसे पहले मैं टॉस की बात करूंगा। टॉस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। जो आज टॉस जीतता है, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से लगता है कि इंडिया को बॉलिंग करनी चाहिए टॉस जीतना। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि फिर ड्यू फैक्टर आएगा तो बॉल ग्रिप करना मुश्किल होगा। तो इस जी। हिसाब से बेटर रहेगा कि टॉस जीत के बॉलिंग ही करें। अंकित जी, क्या होना चाहिए टॉस पर? देखिए, अगर ड्यू फैक्टर रहता है तो इंडिया को पहले माफी चाहूंगा। अगर ड्यू फैक्टर रहता है तो इंडिया को पहले बॉलिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में बॉलिंग करना बड़ा टफ रहता है। सो डिपेंड करता है कि टी20s में बहुत ज्यादा मार्जिन मिलते नहीं है, और टॉस एक ऐसी चीज है जहां पर हम अगर जीत आते हैं तो काफी फायदा मिलेगा। तो टॉस जीत के पहले अगर हम गेंदबाजी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अब से थोड़ी देर पहले जो मुकाबला हुआ है, साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को जीता है। ये बहुत बड़ी राहत की बात रही है भेराराम जी, क्योंकि अगर ये मुकाबला वेस्ट इंडीज जीत जाती तो फिर आपको नेट रन रेट के जंजाल में उलझना पड़ जाता। कम से कम आप उस जंजाल से अब बाहर आ गए हैं। आपको सिर्फ दो मुकाबले जीतने हैं। साउथ अफ्रीका की जीत भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है? तो भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है जीत, क्योंकि नहीं तो अपने को हर मैच में पॉइंट रन रेट के हिसाब से जीतना पड़ता। लेकिन अब हमें ये है कि थोड़ी राहत की सांस है कि दोनों मैच जीतने हैं ओनली। तो इस हिसाब से इंडिया को बेनिफिट मिला है साउथ अफ्रीका की जीत से। एक और बड़ी बात है, जिम्बाब्वे को अगर टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कोई कहता कि आपको सुपर 8 में जिम्बाब्वे खेलनी होगी, तो शायद हम खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेते, सोचता भी नहीं कोई दूसरी बार। लेकिन आज जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंचकर दिखा दिया है कि साहब, हम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं, कोई हमें हल्के में नहीं ले सकता है। और भारत इस समय अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से गायब दिख रहा है। आपने वो 100% अपने पोटेंशियल के साथ किसी भी मुकाबले में नहीं खेला है। आपने टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, वो कॉन्फिडेंस गायब नजर आ रहा है। क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ वो कॉन्फिडेंस लौटेगा, खासकर अभिषेक का? सर, मेरा मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया बहुत बैलेंस टीम है, लेकिन टी20 गेम में मार्जिन नहीं है। अपने मार्जिन नहीं दे सकते तो भी कोई भी हल्की टीम नहीं ले सकते। जैसे जिम्बाब्वे है, यूएसए के, किसी को हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत छोटा मार्जिन रहता है इस टी20 गेम में। तो कोई भी टीम, और एक दिन किसी का अच्छा हो गया तो वो टीम जीत सकती है इसमें। जिम्बाब्वे की टीम ने कमाल करके दिखाया है अंकित जी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर देना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिम्बाब्वे वो टीम है जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं छूटने वाला उसका। वो ऑलरेडी ज्यादा हासिल करके यहां तक पहुंच गया। अब जो जो हारने के लिए है, जो गंवाने के लिए है, वो सिर्फ भारत के पास है। और खासतौर से तब जब आप साउथ अफ्रीका से हार कर आ रहे हैं। तो जिम्बाब्वे भले ही बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन दबाव में तो भारतीय टीम ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया का मैं बड़ी खबर डिफेंडिंग आपको बता दूं, चैंपियन है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया है। बड़ी खबर यह है कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी कर रहा है जिम्बाब्वे। सिकंदर रजा का यह फैसला है। अंकित जी, बिल्कुल, चेन्नई में वेन्यू है तो ड्यू 100% रहेगा। तो ऐसे में कोई भी टीम बॉल पे कंट्रोल रखना चाहेगा, और उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और रही बात जिम्बाब्वे, एक ऑर्थोडॉक्स टीम है। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन भी है, स्टेक पे इंडिया की ट्रॉफी है। तो
प्रेशर मैं कहूंगा कि इंडिया के पास ज्यादा है, बट ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने कई बार खेला है, तो ये एक एज हमेशा रहेगा। देखने वाली बात ये है कि टॉप ऑर्डर कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर बड़ा डामाडोल है। ईशान किशन के अलावा कुछ खास दिख नहीं रहा है। तिलक वर्मा से भी कोई खास इनिंग्स इस वर्ल्ड कप में इम्पैक्टफुल इनिंग एक दो छोड़ दे तो नहीं निकली है, और पांड्या भी अनफॉर्चुनेटली एक दो मैच में ठीक नहीं किए। तो देखने वाली बात होगी इस मैच को, वो प्रेशर में ये लोग कैसे खेलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस चीज के लिए इंडिया टीम जानी जाती है वो इस चीज में। पर अंकित जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभिषेक को क्या हुआ? T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हमें लग रहा था कि अकेला बल्लेबाज ही हमें T20 वर्ल्ड कप जिता देगा, और जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है अभिषेक तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बल्लेबाजी ही भूल गए हैं। देखिए, ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस उन्होंने करके दे दी थी कि सारी निगाहें उनके ऊपर थी। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इंसान है और हमें उसको थोड़ा सा माफ कर देना चाहिए। देखने वाली मैच, देखिए 5 मुकाबले अब तक हुए हैं जिनमें से 4 वो खेले हैं, 3 0 हैं, एक मैच में 12 रन हैं। अब आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जस्टिफाई नहीं और करना ये और T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम देख रहे थे शुभमन गिल को हमने बाहर कर दिया, उनके रन नहीं आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया क्योंकि अभिषेक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आज हम इतने डाउट में अभिषेक को लेकर के, हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये रफ पैचेस आते हैं, लेकिन उसने इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वो मैच होगा जहां पर वो अपनी परफॉर्मेंस को बैक ऑन ट्रैक लाएंगे। अगर नहीं लाता है तो इस मैच के अलावा 2 बदलाव हुए हैं, ये भी बड़ी खबर है। मैं बता दूं अंकित जी आपको, 2 बदलाव हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने टॉस पर बताया है अक्षर पटेल प्लेइंग 11 में हैं, वॉशिंगटन सुंदर बाहर हैं, संजू सैमसन प्लेइंग 11 में हैं और रिंकू सिंह को बाहर कर दिया गया है। ये 2 बदलाव हैं। अंकित जी कैसे देखते हैं आप? अक्षर और संजू सैमसन अंदर आ गए। देखिए, अक्षर लेफ्ट आर्म स्पिन काफी बेहतर कंट्रोल है और ऐसे प्रेशर्स में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया। लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में भी अक्षर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैं उनकी लास्ट वर्ल्ड कप की फाइनल की इनिंग को बहुत हाईली रेट करता हूं, तो शायद यही थॉट रहा होगा। और वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई करा जा रहा था पूरे वर्ल्ड कप में, मुझे कोई सेंस ही नहीं समझ में आ रहा था कि उनको ट्राई क्यों ही कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो ऑफ स्पिन डाल लेते हैं। एनीवे, अगर रिंकू सिंह को ही ड्रॉप करना था तो उनको लेकर ही क्यों चल रहे थे जब आपको इतना नीचे खेलना था? एज अ बैट्समैन अगर आप उनको लेकर चलो तो ऊपर खिलाना। आप रिंकू को यूटिलाइज नहीं कर पाए एक बल्लेबाज के तौर पर। तो संजू सैमसन फिर कहां खेलेंगे? रिंकू की जगह अब आप तिलक को भी खिला रहे हैं, संजू को भी खिला रहे हैं, अभिषेक भी हैं, ईशान भी हैं, कौन किस नंबर पर? तिलक 5 नंबर पर जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर काफी बेहतर खेलते हैं और उनसे ये उम्मीद है कि वो फिनिश अच्छा कर लेंगे। तो संजू को मुझे लगता है कि शायद आज ऊपर आने का मौका मिले। और एक बड़ी चीज थी, हमारे पास 6 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, मतलब एक राइट हैंडर बल्लेबाज होना बीच में जरूरी भी हो जाता है। सूर्या को छोड़ दिया जाए तो लगातार आप देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ही ज्यादा हैं, बीच में संजू आएंगे। और सबसे बड़ा मुझे लगता है जो भेराराम जी हुआ हो गया वो है पहले ओवर में एक स्पिनर आना। पहले ओवर में स्पिनर आएगा मतलब 2 में से 1 आपका ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो तो आउट होगा ही होगा, ये तय मान लीजिए। ये पूरी दुनिया को ये चीट कोड अब समझ में आ गया है कि भारत के साथ अगर आपका मैच है तो पहला ओवर आपने स्पिनर से कराना है, वो चाहे पार्ट टाइम स्पिनर ही क्यों ना हो, उससे करवा लीजिए। ये दोनों ओपनर में से एक ना एक अपना विकेट दे देगा। क्योंकि मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन दोनों लेफ्टी है, तो पार्ट टाइमर बॉलर भी हर टीम ने पार्ट टाइम बॉलर ईडन मार्कम ने, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, ईडन मार्कम पार्ट टाइम बॉलर है, उन्होंने विकेट लेके दिया। तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन और ईशान किशन को ओपनिंग करनी चाहिए, इस हिसाब से देख रहे हैं। अभिषेक को कहां देखते हैं फिर आप? अभिषेक को वन करा सकते हैं या ईशान किशन को वन, क्योंकि एक राइटी बल्लेबाज चाहिए। आप कह रहे हैं राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को बनाकर रखें तभी बेहतर होगा। हाँ जी, हाँ जी। पर अब मेरा वही सवाल है कि अक्षर पटेल को आपने ड्रॉप कैसे किया था? आपके तो वाइस कैप्टन थे वो, आपने वॉशिंगटन सुंदर के लिए उनको ड्रॉप कर दिया और हमने ये बना लिया है कि लेफ्ट हैंड का स्पिनर है तो वो ये वाले बल्लेबाज अगर टीम में है तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। आप ये भूल जाते हैं कि कोई भी स्पिनर जब बड़ा स्पिनर है, वो बड़ा खिलाड़ी है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि सामने दाएं हाथ का बल्लेबाज है या बाएं हाथ का बल्लेबाज है। अगर वो क्वालिटी स्पिनर है तो वो विकेट निकालेगा। अक्षर पटेल क्वालिटी स्पिनर है, पिछले वर्ल्ड कप में भी देख लीजिए उनका परफॉर्मेंस जानदार रहा था। हमने उन्हें ड्रॉप किया वॉशिंगटन सुंदर के लिए, ना उनसे पूरे ओवर हमने कराए, ना बैटिंग हमें मिली, हमें मिला क्या?
सर मेरे को समझ नहीं आया कि अक्षर पटेल को क्यों नहीं खिला रहे, कुलदीप यादव को भी क्यों नहीं खिला रहे। कुलदीप क्योंकि आज लोग भी नहीं चाइना है। में, हर टीम चाइना मैन बॉलर देख रही है, और अपने पास चाइना मैन होने के बावजूद और चेपक की जैसे विकेट है वो स्पिनरों को मदद करने वाली है, और फिर भी अपने स्पिनर नहीं खिला रहे हैं और चाइना मैन को बाहर किया है, तो मेरे समझ से बाहर है। और अगर रिंकू सिंह को 8 नंबर या 9 नंबर खिला रहे हो तो कोई यूटिलाइज यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं अपने रिंकू सिंह को, या तो उसको ऊपर बैटिंग दो। सारे लेफ्टी आ रहे हैं आपके सामने, ऑफ स्पिनर बॉल, पार्ट टाइमर बॉलर बॉल फेंक के जा रहा है और अच्छी बॉल फेंक के जा रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि कौन सा कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं ये लेफ्टी लेफ्टी को चक्कर के अंदर। इनमें एक या दो राइटी बैट्समैन डालने चाहिए, और ओपनर में भी एक राइटी बैट्समैन होना चाहिए। आपको लगता है अंकित जी संजू आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, संजू सैमसन, या बिल्कुल आप 3 नंबर पर देख रहे हैं उन्हें? देखिए गंभीर साहब पे डिपेंड करता है कि वो इस चक्रव्यूह को कैसे रचेंगे। बाकी संजू सैमसन को ही ओपन करना चाहिए। ईशान किशन जिस फॉर्म में है वो मुझे लगता है 1 नंबर पे भी सेट कर सकते हैं खुद को। और सूर्य कुमार ने जो उनका नेचुरल गेम है थोड़ा सा अवॉइड करके उन्होंने इनिंग को स्टेबल करने की राह पे हैं वो। तो मुझे लगता है कि राइटी एक बैलेंस ओपन में मिल सकता है संजू के थ्रू और बीच में सूर्य कुमार के थ्रू। अच्छा अंकित जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप स्पिन खेलना कैसे भूल गए? सब कॉन्टिनेंट में ये मुकाबले हो रहे हैं, ना भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना श्रीलंका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सब कॉन्टिनेंट की टीमें जहां ये मुकाबले हो रहे हैं, जो स्पिन खेलने में माहिर मानी जाती हैं, वो अच्छी स्पिन नहीं खेल पा रही हैं। ये कमाल की बात है। बिल्कुल ये ताजुब की बात है। और देखिए जब पावर प्ले की बात आती है तो उन बैट्समैन का रोल होता है कि उनको वो पावर प्ले यूटिलाइज करना है, और एक गेंदबाज को सिर्फ एक बॉल अच्छी डालनी है टू टेक द विकेट्स। और यही हो रहा है कि 1-2 विकेट जैसे ही गिरते हैं तो पीछे के सारे लोग उसको बस किसी तरीके से इनिंग को खींच रहे हैं। अगर गौतम गंभीर की ये अप्रोच है कि वो सारे और यूटिलिटी प्लेयर्स खिला के आउटराइट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो मुझे दिखा नहीं अभी तक, जैसा वो केकेआर के साथ करते थे। सुनील नारायण को भी उन्होंने ओपन करा के ऑस्ट्रेलियन अप्रोच के साथ वो खेलते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉप करना हो, वॉशिंगटन को अभी उन्होंने फिर से ड्रॉप कर दिया है। अगर वो यूटिलिटी प्लेयर्स इतने ज्यादा खिला रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फियरलेस क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा तो हैं। लेकिन अंकित जी, फियरलेस क्रिकेट और अपना विकेट फेंक देने में बहुत फर्क है। हमने देखा है कि ये जो पिचेस हैं जहां पर अभी मैच हो रहे हैं, ये 200, 250, 250 वाले विकेट नहीं है। और T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स पर खेल कर आ रहे हैं। हमें 250, 250 रन बनाने की आदत पड़ गई है, पहले ही गेंद से बल्ला घुमाने की आदत पड़ गई है। आप T20 में भी 160, 70, 80 ये बुरा स्कोर नहीं है, इस पर आप मैच जीत सकते हैं, आप विकेट देखकर खेल सकते हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के साथ लग रहा है कि उन्हें आदत, उनका माइंडसेट वो बन गया कि 250, 250 के लिए जाना है और उसमें विकेट जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल काफी बेहतर तरीके से आपने इस चीज को रखा है। बिल्कुल यही हो रहा है, और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है इंडियन प्लेयर्स को अपनी मेरिट पे क्रिकेट खेलनी चाहिए, बॉल को देखकर क्रिकेट खेलनी चाहिए, ना कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर रखने चाहिए कि मुझे 250 बनाना है, 200 बनाना है। अगर राइट टाइम पे विकेट सेव करके अगर डिसेंट रन रेट अगर उन्होंने मेंटेन किया तो बिल्कुल एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है इस मैच में। मेरा राम जी, बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहिए, अपना विकेट बचाकर रखें, खासतौर से अभिषेक के लिए जरूरी कि कुछ देर रुकें। और हमने देखा है कि अगर कुछ देर वो रुक जाते हैं तो उसके बाद एक्सेलरेट करना अभिषेक के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो जिस समय चाहेंगे वो एक्सेलरेट कर लेंगे, लेकिन पहले 5, 7, 8 बॉल तो रुक कर खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से 100 टीम इंडिया जब स्टार्ट कर रही है तो सबसे पहले 200 बनाने का देख रही है, तो बहुत गलतियां कर रही है। और कैजुअल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अपने 8 से 9 नंबर तक बैटिंग है अपनी, तो बैट्समैन अपने हिसाब से खेल नहीं रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। इस कारण ये 200 बनाने के चक्कर में अपने 150 पे ही रुक रहा है। और मेरे को लगता है कि जिस हिसाब की विकेटें हैं वो 170 और 180 के बीच में विनिंग टोटल है। ये 170, 180 वाले विकेट हैं। आप अगर सोचकर उतर रहे हैं कि 250 ही मारेंगे, जैसे हम फ्लैट ट्रैक्स पर बना रहे थे। अभी न्यूजीलैंड को हमने T20 वर्ल्ड कप से पहले देखा, आखिरी T20 में हमने 270 रन बनाए थे। आप अगर उसी माइंडसेट के साथ उतर रहे हैं तो 270 वाला माइंडसेट आपको 170 भी नहीं बनाने दे रहा है। अंकित जी, बिल्कुल सही बात है सर। और मुझे इस चीज को कहते हुए बिल्कुल भी वो डबल माइंड नहीं हूं मैं कि जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं ना
तो आप अपना राइट तरीका खो देते हैं गेम को अप्रोच करने का। तो मुझे ऐसा लगता है हर इंडिविजुअल प्लेयर का एक अपना एक अप्रोच होता है और उस अप्रोच को लेकर उतरना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही उस प्लेयर की होगी। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि उनका एक गेम प्लान था, उन्होंने चला दिया। एक इंपॉर्टेंट गेम है और हर प्लेयर को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर वो वहां पे खड़ा है तो उसको करके देना होगा। नहीं, पर अंकित जी, ये जो दिमाग में आपके डर बैठ गया है कि पहले ओवर में एक स्पिनर आएगा और वो स्पिनर जो है जब आएगा तो वो आपका विकेट तो लेकर जाएगा ही जाएगा, आप इतने डरे हुए हैं दोनों के दोनों ओपनर। ईशान किशन को लेकर तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन पिछले मुकाबले में तो ईशान के साथ भी वही हुआ, वो स्पिनर को अपना विकेट दे बैठे। 3 बॉल अगर लगातार डॉट हो गए तो चौथे बॉल पर आपका ओपनर जो है वो अपना धैर्य खो बैठता है और चौथा बॉल आप तय मानिए कि वो अपना विकेट गवाएगा ही गवाएगा। किसी पार्ट टाइम स्पिनर को भी आप पहले ओवर में लगा दीजिए, वही परिणाम हो रहा है आपके साथ। बिल्कुल, ये बाउंड्रीज मारने का प्रेशर है। अगर एक अप्रोच ये रखी जाए कि 3 बॉल डॉट होने ही ना दे, हम स्कोर बोर्ड अगर चलाते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक्स होते हैं क्रिकेट के, अगर वो दिमाग में रख के क्रिकेट खेली जाए तो एक बेहतर स्कोर और बेहतर रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो बाउंड्रीज मारने की प्रेशर की वजह से और बहुत ज्यादा ऑप्शंस होने की वजह से आज हम इस स्टेज पे और इन सब बातों को करना पड़ रहा है हमें। अच्छा, मैंने बहुत बार देखा कि क्रिकेटर्स की स्किल में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन माइंडसेट में दिक्कत कई बार हो जाती है। आपको काउंसलिंग की जरूरत जो होती है वो ज्यादा पड़ती है कई बार, आपको क्रिकेटिंग स्किल्स सिखाने के। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अभिषेक शर्मा को क्रिकेटिंग स्किल सिखाने की जरूरत है, वो उससे सारी आती है। यहां बात काउंसलिंग की है कि आप उनके साथ बैठकर एक कोच के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर उन्हें क्या बताते हैं, वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं जो उनके माइंड में बन गई है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर जब अपने ट्रेनीज को ट्रेन करता हूँ तो मैं ज्यादा क्रिकेट पे बात नहीं करता। दोस्त हु ऑलरेडी नो कि जिनको क्रिकेट कैसे खेलनी है ये बताने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका रोल क्या है, जिम्मेदारियां क्या है और हमें रिजल्ट क्या चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होकर क्रिकेट खेलेगा, जैसा कि इंडियन टीम में अभी फिलहाल दिख रहा है कि ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि मुझे तो बल्ला चलाना है जाके, बाकी पीछे और खड़े हैं। अगर ये अप्रोच रहेगी तो ये मुश्किलात हमें मिलेंगी। ईशान किशन के ऊपर अगर आप सब डिपेंड हो जाएंगे, अभिषेक के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो ये दिक्कत रहेगी। हर प्लेयर का अपना एक रोल है और विराट कोहली ऐसी सिचुएशन में इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे क्योंकि वो स्ट्राइक रेट को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे मुश्किल सिचुएशंस में। वो बॉल के मेरिट को खेलते थे और स्कोर बोर्ड चलाते रहते थे और बीच में 1-2 और बाउंड्रीज उनका वो स्ट्राइक रेट और रन रेट पूरी टीम को मदद करता था। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर दिमाग में रखी जाए तो एक बहुत बड़े प्लेयर बन के ये सभी लोग निकल सकते हैं। वीराराम जी, आपको लगता है आपने प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे? क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ उससे पहले हमने मान लिया था कि हमारी ये टीम करीब करीब तय है। हमने मान लिया था कि 3 स्पिनर्स के रूप में अक्षर पटेल होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे, कुलदीप यादव होंगे। आपने उनके साथ फिर छेड़छाड़ की, फिर बदलाव हमने किए। बल्लेबाजी के क्रम में हमने देखा यहाँ पर किसी का बल्लेबाजी क्रम जो है वो फिक्स नहीं है। रिंकू को लेकर हमने देखा कि कौन से नंबर पर उनको खिलाया। आप हमेशा ये मानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आप एक्सपेरिमेंट मोड में रहते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है तब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। आपकी एक टीम होती है, एक प्लेइंग 11 होता है, बैटिंग ऑर्डर होता है, गेंदबाज आपके तय होते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहां पर कुछ भी तय नहीं है। आपने इतने बदलाव किए, आप समझ नहीं पा रहे हैं आप किसके साथ जाना चाहते हैं, कौन आपके बेस्ट 11 है। माना कि कंडीशन को देखकर आप 1-2 बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो 1-2 बदलाव वो नहीं दिखे जो आपके बेस्ट हैं। मेरे हिसाब से अपने बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं और जो अपनों ने पहले डिसाइड किया कि 3 स्पिनर खिलाने हैं, जैसे श्रीलंका और इंडिया में मैच हो रहे हैं तो स्पिनिंग विकेट मिलेंगे, तो अपने जो मेन तुर्क का इक्का है जैसे कुलदीप यादव, उसको अपने प्लेइंग 11 में नहीं ले पा रहे हैं और अपने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करी जा रहे हैं। कोई प्लेयर को भी सुनिश्चित नहीं है कि वो बैटिंग करने कौन से डाउन पे आएगा, कैसे बॉलिंग अटैक रहेगा। बुमराह बाहर हो रहा है, कभी अर्शदीप बाहर हो रहा है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। अच्छा, एक खबर वीराराम जी ये है कि अभी जो शीट सामने है उसमें संजू और अभिषेक ओपन कर रहे हैं और 3 नंबर पर ईशान किशन है। इस मूव को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। संजू और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, ईशान बंद कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चल रहा है ये। और मेरे को लगता है कि आज ये सक्सेस होगा इंडिया के लिए, क्योंकि 2 लेफ्टी आते थे तो भाई पार्ट टाइमर बॉलर भी फेंक के जा रहा था। तो फिर आप जो कह रहे थे कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन वो बन जाएगा, संजू और अभिषेक के साथ वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ईशान नंबर 3 पर आते हैं, सूर्य नंबर 4 पर आते हैं, तो फिर से वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। आगे आपके पास फिर तिलक और हार्दिक होंगे। ये राइट लेफ्ट जो है वो थ्रू आउट चलता रहेगा। जो गंभीर साहब चाह रहे हैं कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बैठे,
तो अभी टीम जो देख रहे हैं उसमें राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अंकित जी, संजू, सूर्या और फिर हार्दिक, तीन आपके राइट हैंड वाले हो गए, अभिषेक हो गए, ईशान किशन हो गए, तिलक वर्मा हो गए, शिवम दुबे हो गए, ये चार आपके लेफ्ट हैंडर हो गए। तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन शुरुआत से लेकर अंत तक बना रहेगा। पर क्या वाकई में इतना इंपॉर्टेंट होता है? माना कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पर इसे देखते, लेकिन क्या सच में इतना इंपॉर्टेंट है कि मैच जीतने या हारने में, सामने वाले टीम को प्रेशर में डालने में यही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा? देखिए, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन लगाते हो तो कंसिस्टेंटली फील्ड चेंज होते हैं, और जब आप नॉन स्टॉप फील्ड चेंज करते हैं तो गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं और बॉलर को सेट होने का टाइम कम मिलता है। क्योंकि जब आपका बैट्समैन का स्टाइल चेंज हो रहा है तो बॉलर इतनी जल्दी सटीक तरीके से नहीं डाल पाते। ये ऐसा देखा गया है और उसका रिजल्ट मिला है। देखिए, लेकिन जिस लेवल पे ये सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा कि सिर्फ अगर आप लेफ्टी हैं या फिर राइटी का कॉम्बिनेशन है तो आप इस वजह से फील हो रहे हैं। आपने इतनी क्रिकेट खेली है, आप किसी रीजन से ही इंडियन टीम में और पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई ये चीज को ब्लेम बनाता है तो ही इज नॉट द राइट वन, जिसको कंट्री में। संजू के लिए आप क्या कहेंगे? जब जब मौका मिलता है तब तक बहुत प्रेशर सिचुएशन में ही मौका मिलता है, ऐसी जगह पर मौका मिलता है कि आपने परफॉर्म नहीं किया तो तलवार हमेशा लटकी ही हुई है। इसीलिए आप भारत में टॉप पे 11 में सेलेक्ट हुए हैं, तो कुछ तो बात होगी आप में, और वो प्रेशर एक प्रिविलेज की तरह लेना चाहिए। और इन सभी लड़कों ने पहले करके दिखाया, तो एक गेम खराब होने की वजह से मैं इन सभी को जज नहीं करना चाहता। बस ये चाहूंगा कि सूर्य कुमार इसकी जवाबदेही, जब कोई भी, चाहे हम जीते या हारे, जब जवाबदेही दे तो मैं उनके मुंह से ये सुनना आज के मुकाबले में तो कम से कम हम हार नहीं सुनना चाहेंगे। जिम्बाब्वे से भी अगर आप हार गए तो फिर T20 वर्ल्ड कप में आप बिल्कुल भी फेवरेट कभी थे ही नहीं। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज का मुकाबला हम जीतेंगे, वेस्ट इंडीज का मुकाबला हम जीतेंगे, सेमीफाइनल हम जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैच शुरू होने में बस अब कुछ मिनट बाकी हैं। सुपर 8 का बेहद अहम मुकाबला है, करो या मरो का मैच है भारत के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का मुकाबला भारत जरूर जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।